नमस्कार दोस्तों। एक पल रुकिए और सोचिए, अगर मैं कहूं कि हमारे पुराने ऋषियों ने हजारों साल पहले वो बात समझ ली थी जिसे चार्ल्स डार्विन ने 1859 में दुनिया को बताई, वो भी बिना बुद्ध चकराने वाले प्रयोग, बिना माइक्रोस्कोप, बिना किसी लैब के। हाँ, मैं बात कर रहा हूं विष्णु के 10 अवतार और इवोल्यूशन थ्योरी की। मत्स्य से लेकर कल्कि तक हर अवतार बिल्कुल उसी क्रम में आता है जिस क्रम में धरती पर जीवन विकसित हुआ। क्या ये सिर्फ संयोग है या हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे हम आज विज्ञान के नाम पर समझ रहे हैं? आज आपको वो बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप लिटरली सोचना शुरू कर दोगे, ये कैसे इतना मैच हो सकता है। डार्विन कहता है, जीवन की पहली हलचल समुद्र में हुई। सबसे पहले जीव सिंगल सेल, फिर बहुकोशीय, फिर पहली रीढ़ वाली मछलियां। और दशावतार का पहला रूप क्या है? मत्स्य मछली। क्या संयोग है कि दोनों में शुरुआत पानी से होती है? कहानी भी समुद्र से शुरू, विज्ञान भी समुद्र से शुरू। डार्विन की थ्योरी का अगला कदम जीव का पानी छोड़कर जमीन पर आना। वैज्ञानिक टिक्टालिक नाम की प्रजाति बताते हैं, ना पूरी मछली ना पूरा जमीन वाला जीव। कुर्म क्या है? कछुआ। पानी भी जमीन भी, यानी इवोल्यूशन का ट्रांजिशन फेज। कहानी और विज्ञान फिर मैच। डार्विन के अनुसार इस चरण में धरती पर बड़े बड़े स्थलीय जानवर हावी हुए। स्तनधारी विकसित होने लगे। वराह शक्तिशाली जंगली सुअर, पूरी तरह धरती पर रहने वाला जीव। ठीक वही दौर जहां इवोल्यूशन में जमकर विविधता आई। अब आता है इवोल्यूशन का सबसे रोचक पड़ाव, ट्रांजिशनल स्पीसीज। ऑस्ट्रालोपिथिकस, होमो हैबिलिस। ये वो जीव थे जो न पूरी तरह बंदर, न पूरी तरह इंसान, और नरसिंह आधा पशु आधा मानव। शायद इवोल्यूशन के इसी बीच की अवस्था का प्रतीक। यहां डार्विन और दशावतार सबसे ज्यादा एक जैसे दिखते हैं। डार्विन कहता है, शुरुआती मनुष्य छोटे कद के थे। धीरे धीरे सीधा चलना, औजार सीखना, भाषा विकसित होना, ये सब था। वामन वही पहला पूर्ण मनुष्य का प्रतीक है। कद छोटा, दिमाग बड़ा। इवोल्यूशन में एक सबसे बड़ा छलांग जब इंसान ने औजार बनाए, पत्थर, तांबा, लोहा। यही तकनीकी क्रांति परशुराम के फरसे से जुड़ती है। परशुराम मूलतः उस दौर का प्रतीक है जिसमें मनुष्य ने हथियार और उपकरणों से दुनिया बदलनी शुरू की। डार्विन के अनुसार मनुष्य सिर्फ जैविक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी विकसित होता है। खेती, गांव, परिवार, प्रणालियां, यही सभ्यता का जन्म था। राम का अवतार व्यवस्थित समाज को दर्शाता है जहां नियम, धर्म, मर्यादा और आदर्श बनते हैं। जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ी, राज्य बने, राजनीति, कूटनीति, युद्ध, सब जटिल हो गया। कृष्ण इस उन्नत मानव समाज के प्रतीक हैं जहां बुद्धि, रणनीति और मनोविज्ञान बल से ज्यादा महत्व रखते हैं। डार्विन की किताब सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं, मनुष्य की बौद्धिक वृद्धि भी इवोल्यूशन का हिस्सा है। बुद्ध ध्यान, आत्मचिंतन, ज्ञान यानी मानसिक विकास का चरम, यह मनुष्य का हायर कॉन्शियसनेस फेज है। अब आता है सबसे रहस्यमय चरण, कल्कि। ये भविष्य है, वो समय जब मानव और विकसित होगा, शायद तकनीक से, शायद बुद्धि से, शायद किसी ऐसे बदलाव से जिसका अंदाजा हम आज नहीं लगा सकते। डार्विन भी कहता है, एवोल्यूशन रुकती नहीं, मत्स्य से लेकर कल्कि तक। और डार्विन की थ्योरी, दोनों का रास्ता एक जैसा क्यों दिखता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या हमारे पूर्वज प्रकृति को इतनी गहराई से देखते थे कि जीवन का विकास अपने ढंग से समझ गए थे? हमें नहीं पता, पर इतना जरूर है कि इन दोनों को साथ में देखने पर जो तस्वीर बनती है वो दिमाग हिला देती है। दोस्तों, ये कहानी विज्ञान को नहीं बदलती, ना धर्म को छोटा करती है, बस दिखाती है कि ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, किसी किताब से, किसी कथा से, किसी अवलोकन से। आप क्या सोचते हो? नीचे बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और दिमाग हिला देने वाली कहानी के साथ।